हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक को, जो कि आपके सीटेट के सिलेबस में भी मेंशन किया गया है और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कन्फ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को होती है। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। जेंडर से रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिन्हें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, जैसे कि जेंडर रोल्स क्या होता है, जेंडर बायस क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है और साथ के साथ जब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे, एक अच्छे से समझेंगे सभी के सभी टर्म्स को, उसके बाद हम लास्ट में कुछ 20 क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो एक कंसेप्ट है, एक जो आपका टॉपिक है, ये आपका कंप्लीट एकदम प्रिपेयर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, सेशन को पूरा एंजॉय करिएगा। एंड तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जेंडर के बारे में। अब देखो, जेंडर से रिलेटेड दो बातें हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है जेंडर क्या होता है, और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है पेपर में। क्वेश्चन ये आता है कि जो ये जेंडर है, ठीक है, जो जेंडर है वो कैसी संरचना होती है। क्या जेंडर हमारी जैविक संरचना है या जेंडर हमारा एक सामाजिक संरचना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जेंडर जो है, जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं, जेंडर अगर आपसे इंग्लिश वाला ये पूछेगा तब आप हमेशा क्या लगाएंगे कि जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना होती है। एंड अगर आपसे सेक्स पूछेगा, जिसे हम लिंग कहते हैं, तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है, सेक्स को भी लिंग कहा गया, जेंडर को भी लिंग कहा गया, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सेक्स जो होता है वो हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हमारा जैविक संरचना है, जो हमें हमारी इनहेरेंट मिला है। ठीक है, जो हमारे हमें हमें दिखाता है एज अ गर्ल एज अ बॉय, हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, जैविकीय होता है। लेकिन जेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे समाज ने जो हमें बनाया है, एज अ गर्ल एज अ बॉय, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कैसे रहना है, हमें हमारी जो एक तरह की हमारे बिहेवियर है, उस चीज को दिखाता है हमारा जेंडर। ठीक है, तो जेंडर हमारा सामाजिक संरचना है एंड सेक्स हमारा एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविक संरचना है। आपको पहली बात ये याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर रोल। अब ये जेंडर तो हमने समझ लिया कि जो समाज ने बनाया है, जो समाज सोसाइटी जिसे निर्धारित कर देती है, जो हमारे जेंडर को बताती है ना, एज अ बॉय एज अ गर्ल। तो वहां पे हमारे रोल्स का क्या मतलब है, ये रोल हमें कौन सिखाता है, और ये जेंडर रोल में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जेंडर रोल का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब आप अडॉप्ट कर लेते हो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को, मतलब आप अपनी व्यवहारिक कुछ ऐसी व्यवहारिक आप अपनी क्षमताओं को जब हासिल कर लेते हैं एज अ पुरुष, एज अ स्त्री, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अडॉप्शन ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स दैट आर कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स, मतलब आपके पर्टिकुलर सेक्स के आधार पर, यानी आप एज अ बॉय एज अ गर्ल, आपकी अगर आप बॉय हैं तो आप एज अ मेल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे रहना है, एंड एज अ फीमेल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपको कैसे रहना है, वो चीज़ रोल हमें दिखाता है। तो जेंडर रोल में हम क्या करते हैं कि जेंडर रोल में हमें ये बताया जाता है कि हाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट, स्पीक, ड्रेस और कंडक्ट आवर सेल्फ बेस्ड ऑन अपॉन आवर असाइंड सेक्स, यानी कि हमें कैसे समाज में जो लैंगिक भूमिका है ना, वो हमें ये बताता है कि हमें कैसे अपने निर्धारित जेंडर के आधार पर बोलने, कपड़े पहनने, किसी भी कार्य को करने या खुद का आचरण करने की हमसे जो उम्मीदें की जाती हैं, वो हमारा जेंडर रोल है। मतलब कि आपसे लोगों को कुछ उम्मीदें होंगी कि आप कैसे रहेंगे, आप कैसे बोलेंगे, आप क्या पहनेंगे, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, हमारे जेंडर रोल को दिखाता है, हमारी एज अ बॉय एज अ गर्ल
सबके अलग अलग क्या है, रोल को निर्धारित किया गया है कि पुरुष ये काम करेंगे, स्त्रियां ये काम करेंगी, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है। समझ आ गया ना? जेंडर रोल का मतलब हमारे बिहेवियर को जब हम अपने सेक्स के आधार पर हमें बताया जाता है, गर्ल हो तो कैसे करना है, बॉय है तो कैसे रहना है, आपको खुद का आचरण कैसे करना है, वो हमारे जेंडर रोल होते हैं। अब बात आती है कि ये जो जेंडर रोल हमें दिखाए जाते हैं, ये क्या चीजें ऐसी हैं जो निर्धारित करती हैं? तो देखो, जेंडर रोल को निर्धारित करने में, जेंडर रोल को बनाने में कुछ कारक होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे सोशलाइजेशन का भी पार्ट हैं। तो उन एजेंट्स को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फैमिली। फैमिली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक जेंडर के रोल में। मतलब एज जेंडर रोल का मतलब है आपका रोल जो एक समाज में है, ठीक है, वो फैमिली ही सबसे पहले डिसाइड करती है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपनी फैमिली में ही वो आता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे का फैमिली से स्टार्ट होता है। तो उसके परिवार में शुरू से ही उसको ये बातें बताई जाती हैं कि आप एज अ बॉय कैसे रहेंगे, आपको क्या पहनना है, आपको कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, किसके सामने कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। यानी कि हमारे रोल्स को निर्धारित कर दिया जाता है। हमारी फैमिली से इसकी शुरुआत होती है। तो फैमिली बहुत बड़ा फैक्टर होती है एक इंसान के रोल को निर्धारित करने में, उसके जेंडर को निर्धारित करने में। नेक्स्ट आता है मीडिया। मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हमारी मीडिया में कुछ हमारे जो है मीन्स हैं, जैसे इंटरनेट है, रेडियो है, हमारे टेलीविजन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेलीविजन पे आपने एड्स देखे होंगे। उन एड्स में क्या आता है, जेंडर रोल बताया जाता है। जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि भाई अगर किसी भी, अब मान लो कि किसी भी बर्तन का ऐड आ रहा है, मान लो कि प्रेशर कुकर का कोई ऐड कर रहा है, तो उसमें जो आप देखोगे एक्ट्रेस जो होती है वो फीमेल ही होती है। जो एक्टर है बेसिकली वो फीमेल है ना? तो उसमें दिखाता है कि भाई वो एक मम्मी है, वो खाना बना रही है, मतलब एक है जो कुकर में कुछ बना रही है। तो ये क्या है कि भाई उसमें उस फीमेल को ही क्यों दिखाया गया? तो ये क्या है कि हमारे जेंडर रोल को दिखाया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही खाना बनाती हैं, मेल भी बनाते हैं। तो ये चीजें हैं जो काफी सारी चीजें हमें जेंडर रोल शुरू से ही दिखाया जाता है ना? तो मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैगजीन्स में आप देखोगे काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं, है ना? इंटरनेट तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे जेंडर रोल को कहीं ना कहीं निर्धारित कर देते हैं, हमारे रोल्स को बताते हैं ये कहीं ना कहीं, जो हमें इन्फ्लुएंस करता है। तीसरी चीज आती है सोसाइटी। पूरी की पूरी सोसाइटी आती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सोसाइटी में हमारा हमारा पड़ोस, हमारा हमारा पीयर ग्रुप, हमारा स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी धार्मिक संस्थाएं, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर आती हैं। एक सोसाइटी हमें बताती है कि भाई आपको कैसे रहना है ना? सोसाइटी कहती है कि भाई लड़की हो तो लड़की के जैसे रहो, लड़की कैसे रहेगी, लड़की को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। अब अगर आप एज अ बॉय हैं तो आपको तो जॉब करनी ही पड़ेगी, है ना? तो आपने देखा होगा काफी सारे सोसाइटीज में ये होता है कि अगर लड़की जॉब नहीं कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर लड़का जॉब नहीं कर रहा तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना? तो ये कुछ जेंडर हमारे रोल्स को दिखाया जाता है। कुछ स्टीरियोटाइप्स भी हैं हमारे सोसाइटी में, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको इतना जानना था कि जो हमारे जेंडर रोल होते हैं वो क्या है, कि भाई आपको कैसे कार्य करना है, हमें कैसे बोलना है, कैसे रहना है, खुद का आचरण करना है। हमारे रोल को डिसाइड कर दिया जाता है, एज अ गर्ल, एज अ बॉय आपकी क्या भूमिका रहेगी समाज में। ठीक है, अब ये भूमिका तो हमें पता चल गई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी बहुत ज्यादा है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है जिसे हिंदी में हम लैंगिक रूढ़िवादिता कहेंगे या रूढ़िबद्धता कहेंगे। लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अ स्टीरियोटाइप इज अ वाइडली एक्सेप्टेड जजमेंट। मतलब कि एक ऐसा जजमेंट है जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और बायस अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप, इवन दो इट इज ओवरली सिंप्लीफाइड एंड नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। कहने का मतलब है स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप हमारी ऐसी एक धारणा है, ठीक है, समझना ध्यान से, हमारी एक ऐसी धारणा जिसे हमने मान लिया है, एक ऐसा एक्सेप्टेड जजमेंट किसी व्यक्ति, किसी भी चीज के प्रति, जो आपने जिसको मान लिया है, जिसका निर्णय कर लिया है, उसे हम रूढ़िबद्धता कहेंगे, जेंडर रूढ़िबद्धता कहेंगे।
ठीक है, अभी थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाएगा जब हम आगे चीजें और डिस्कस करेंगे। 4 प्रकार के जेंडर स्टीरियोटाइप आमतौर पर हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला पर्सनालिटी से रिलेटेड स्टीरियोटाइप आपको समाज में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अब देखो, पर्सनालिटी से रिलेटेड का मतलब है कि भाई लड़का है तो अग्रेसिव होगा, एंड अगर लड़की है तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नरम होगी, बिल्कुल विनम्र होगी, है ना। तो ये क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट है कि भाई लड़कों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है बट लड़कियों को गुस्सा कम आता है। ये क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि स्टीरियोटाइप बन गया है, लोगों की रूढ़िबद्धता बन गई है, एक जजमेंट बन गया है किसी भी पर्सन के प्रति, ठीक है, या किसी घरेलू व्यवहार के प्रति बन जाता है। घरेलू मतलब डोमेस्टिक, भाई लड़कियां हैं तो किचन का काम करेंगी और अगर लड़के हैं तो वो जॉब करेंगे। तो ये क्या है, घरेलू डोमेस्टिक क्या है ना, लड़के घर पे हैं तो वो काम नहीं करेंगे, मतलब इस तरह से है। उसके बाद ऑक्यूपेशंस को लेकर के हो जाता है। ऑक्यूपेशंस में लड़कियां हैं तो टीचर बनेंगी, है ना। अब ये चीज आई नो कि ये चीज अब थोड़ी कम हो गई है, अभी सोसाइटी बहुत ज्यादा जो है काफी हद तक चेंज हो गई है, लेकिन पहले के लोग यही सोचते थे कि लड़कियां हैं तो वो टीचर बनेंगी, उनको टीचर वाला जॉब बढ़िया है, और लड़के तो आर्मी में जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल गलत है। ये एक क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप्स है ना, कि भाई लड़के तो आर्मी में जाएंगे, जोखिम भरे काम करेंगे, और लड़कियां हैं तो भाई बहुत ज्यादा सिलाई कढ़ाई वाले काम करेंगी। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है जो समाज ने बनाया है। उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर होता है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या चीजें होती हैं कि भाई लड़के हैं तो बहुत लड़कों को स्ट्रांग माना जाता है शुरू से, है ना, और लड़कियों को वीक माना जाता है कि लड़कियां जो है फिजिकली वीक होती हैं, लड़के फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके मसल्स होते हैं, ये वो। हाँ, मसल्स होते हैं, लेकिन अगर मैं स्ट्रांग की बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग लड़कियां ही होती हैं, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या लड़कियां कम स्ट्रांग होती है, तो मैं यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। बस मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि स्ट्रांग वीक कुछ नहीं होता है, दोनों ही समान है। बट सोसाइटी में एक धारणा बन गई है कि लड़कियां कहीं ना कहीं हर चीज में वीक ही रहती हैं, तो ये गलत है ना। तो हमें क्या है कि किसी एक के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, हमें दोनों के प्रति ही एक समान हमारे विचार होने चाहिए, समान मूल्य होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं, रूढ़िबद्धताएं बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, है ना, कि बॉयज हैं तो भाई जिम जाएंगे, लड़कियां हैं तो मेकअप ज्यादा करेंगी, या लड़कियां आर्ट में अच्छी होती हैं, लड़के इंजीनियरिंग करेंगे, लड़कियां घर संभालेंगी तो लड़के जॉब करेंगे। ये क्या है कि स्टीरियोटाइप धारणाएं बन गई हैं, ठीक है। ओके गाइस, चलिए अब कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप जो आमतौर पर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या देखने को मिलता है स्टीरियोटाइप्स में, पहला कि लड़के अग्रेसिव हैं तो लड़कियां विनम्र होती हैं, सबमिसिव होती हैं। लड़के जो है बॉयज, जो पुरुष हैं वो लॉजिकल होते हैं, जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन है वो इमोशनल होती हैं। बट ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि पुरुष रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं हो तो उनमें इमोशन नहीं है, ठीक है। लड़के लड़कियों से ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ये स्टीरियोटाइप्स बन गई हैं। उसके बाद है कि जो बॉयज है वो मैथमेटिक्स साइंस में अच्छे हैं, गर्ल्स लैंग्वेज में बहुत अच्छी हैं, आर्ट्स में बहुत अच्छी हैं, ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। इसके बाद लड़के जो है वो डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, लड़कियां नहीं ले पाती हैं। लड़के बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, उन्हें ड्राइव करना आता है, लेकिन लड़कियां बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। ये क्या है, स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धताएं हमारी बन चुकी हैं समाज में। उसके बाद है कि लड़के जो है वो अर्न करेंगे, कमाएंगे, लड़कियां जो है, गर्ल्स कोई स्त्री है तो वो होम मेकर है, ठीक है। उसके बाद लड़के जो है वो डिफेंस में, फोर्स में, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे हैं, तो लड़कियां टीचर्स और एज अ नर्स ही अच्छी होती हैं। तो ये गलत है, टीचर और नर्स लड़के भी हो सकते हैं, एंड डिफेंस में, फोर्स में और इंजीनियरिंग में गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह और एक होता है हमारा लैंगिक भेदभाव। अब ये जेंडर प्रेजुड्यूस है, ये क्या है, ठीक है। तो जो जेंडर प्रेजुडिस है उसका मतलब होता है कि प्री जजिंग कर लेना, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को सुपीरियर या इंफीरियर बता देना बिना ही किसी
जानकारी के, बिना किसी एविडेंस के, मतलब आपने किसी चीज को बिना किसी जज किए, कुछ भी बिना जज करे, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानने लग जाते हो, किसी चीज को बहुत ज्यादा इंफीरियर या कम समझने लग जाते हो विदाउट जजिंग, उसे हम जेंडर प्रेजुडिस कहेंगे। उसके बाद जेंडर बायस क्या होता है, ये स्टीरियोटाइप के अंदर ही आता है दोनों गाइस, ठीक है। तो ये जेंडर बायस जो है वो जो हमारे पूर्वाग्रह है उसके आधार पर किसी भी एक, किसी पर्सन, किसी ग्रुप के प्रति किसी का झुकाव होना जेंडर बायस कहलाता है, ठीक है। तो देखो याद रखना, पूर्वाग्रह क्या होता है, बिना किसी जजमेंट के जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सुपीरियर मान लेना, किसी चीज को बहुत कम समझना या किसी चीज को बहुत ज्यादा समझ लेना, चाहे वो कुछ भी हो। और जेंडर भेदभाव क्या होता है कि किसी एक पर्सन, किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप के प्रति आपका एक फेवर, आप किसी एक चीज के फेवरेट में हैं, फेवर में हैं, उसे हम जेंडर बायस कहेंगे। तो ये दोनों चीजें हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये लैंगिक पक्षपात क्या होता है। तो देखो, लैंगिक पक्षपात एक ऐसा व्यवहार है जो एक लिंग को दूसरे के प्रति पक्षपात को दिखाता है। सीधी सी बात है कि अगर मैं मान लो कि मैं एज अ गर्ल, मैं गर्ल्स को बहुत ज़्यादा वरीयता दूं, मैं गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करूं और मैं बॉयज़ पे ध्यान ना दूं, तो ये क्या है, एक मेरा जेंडर बायस हो जाएगा। या फिर अगर कोई मेल टीचर है तो वो मेल टीचर है तो वो बॉयज़ पे ज़्यादा उनकी बातों को सुनता है, गर्ल्स को वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो ये एक जेंडर बायस का उदाहरण हो सकता है। यानी कि एक ऐसा व्यवहार हमारा जो एक लिंग को दूसरे लिंग के प्रति किसी तरह का क्या दिखाता है, फेवरेटिज्म दिखाता है, ठीक है। जब आप मान लो कि आपके लिए कोई एक फेवरेट हो गया तो वो क्या है, जेंडर बायस है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है। अभी तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। जेंडर आइडेंटिटी देखो गाइस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि आपके अपने जेंडर के प्रति आपकी एक आंतरिक समझ, आपकी एक आंतरिक भावना, someone's inner sense of their gender, ठीक है। अपने जेंडर के प्रति हमारी एक आंतरिक भावना जो है वो हम लैंगिक पहचान कहते हैं। ओके, सो द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ व्यूइंग oneself as a girl or as a boy and later as a men and women, जब एक बच्चा बचपन में अपने आप को एज अ बॉय, एज अ गर्ल पहचानने लगता है, उसको एक अपनी आइडेंटिटी होती है कि मैं एक लड़की हूं तो मैं ऐसी दिखती हूं, मैं एक लड़का हूं तो मैं ऐसा दिखता हूं, या मैं एक वुमेन या एज अ मैन क्या कैसा हूं, वो एक जेंडर आइडेंटिटी है। आपकी खुद की अवेयरनेस आपकी आइडेंटिटी दिखाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक चीज और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग ने एक थ्योरी दी थी 1996 में, ठीक है, इसको याद रखना। 1996 में कोलबर्ग ने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी। याद रखना इस थ्योरी का नाम क्या है, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी, जिसमें इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी की कुछ स्टेजेस बताई थी। सबसे पहले देखो, पहली स्टेज आती है जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 से 3 वर्ष का जब एक बच्चा होता है तो उसके अंदर जेंडर आइडेंटिटी विकसित हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को लेबल करने लगता है एज अ बॉय, एज अ गर्ल, ठीक है, समझ आया। अभी हमने यही देखा जेंडर आइडेंटिटी क्या है कि अपनी आंतरिक भावना, अपनी खुद की समझ होना कि मैं एक लड़का हूं या एक लड़की हूं। तो यहाँ पे उसकी जेंडर आइडेंटिटी 2 से 3 वर्ष में विकसित हो जाती है, जब वो अपने आप को एज अ बॉय, एज अ गर्ल कहने लगता है। फिर आती है सेकेंड स्टेज जिसको हम जेंडर स्टेबिलिटी कहते हैं, जो कि 4 से 5 वर्ष में आता है, जहां पे बच्चे ये समझने लगते हैं कि वो हमेशा बॉय या गर्ल ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 से 5 साल का जब एक बच्चा होता है तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं अगर एक लड़का हूं तो मैं हमेशा एक लड़का ही रहूंगा, मैं एक लड़की हूं तो मैं हमेशा एक गर्ल ही रहूंगी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्थिरता कहते हैं। क्या कहते हैं, जेंडर स्थिरता, स्टेबिलिटी। उसके बाद तीसरा आता है हमारा जेंडर कंसिस्टेंसी। जेंडर कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो 6 से 7 वर्ष में आती है। यहाँ पे बच्चों को रियलाइज होता है कि उनका जेंडर चेंज नहीं होगा अगर उनका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा फिर भी। मतलब कि चाहे आपका अपीयरेंस कितना भी चेंज हो जाए, बाहरी अपीयरेंस ऊपर से आप कितने भी बदल जाओ, कुछ भी आप पहन लो, कैसे भी रह लो, आपका जो जेंडर है वो आपका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब इस चीज की समझ बच्चों को हो जाती है,
तो उसे हम जेंडर कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो ये कोलबर्ग ने 1996 में दिया था जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी, और इसका जो है तीनों टाइप आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब इक्वालिटी एंड इक्विटी में क्या अंतर होता है, ठीक है गाइस, इसको भी डिस्कस करते हैं फटाफट से। इक्वालिटी देखो क्या होता है कि इक्वालिटी इज अबाउट सेमनेस, मतलब ये इक्वालिटी जो होती है इसका मतलब है कि आप हर एक व्यक्ति को सेम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका इक्वालिटी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। इक्विटी में हम लोगों के नीड के अकॉर्डिंग बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे मैंने सिर्फ इसीलिए इसको ऐड किया था ताकि आपको ये चीज पता चले कि इक्वालिटी का मतलब होता है सेमनेस। जब आपने सेम चीज किसी को प्रोवाइड की सेम तरीके से, मतलब आप मैं हम तीन लोग हैं तो मैं सबको सेम सेम दूंगी जो भी है, जो भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। अब कैसे होता है इसको देखो, एक ये पिक्चर है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो बस जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। इक्वालिटी देखो यहाँ पे क्या है, समझना जरा, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। यहाँ पे तीन बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब है इसको भी एक आपने दिया, इसको भी एक दिया, इसको भी एक दिया, आपने सबको क्या दिया, सेम दे दिया, सेमनेस है। ठीक है, सेम दे रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है, सबको आपने क्या दिया, सेम चीज प्रोवाइड कर दी, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। लेकिन क्या आपको यहाँ पे लग रहा है, ये इसको तो दिख नहीं रहा ना कुछ भी, क्या हो रहा है ना? तो ये इक्वालिटी तो है यहाँ पर, ये नहीं कहूंगी इक्वालिटी नहीं हो रही, इक्वालिटी पूरी है, तीनों को एक एक दिया गया है। लेकिन इक्विटी कब होगी, जब आप उसकी नीड का ध्यान रखेंगे। अब आपने क्या किया, इसको ना दे करके आपने इसको दो, इसका वाला इसको दे दिया, है ना, इसका जो टेबल था आपने इस वाले बच्चे को दे दिया, तो ये क्या है, अब ये तीनों एक बराबर में आ गए, है कि नहीं? तीनों क्या आ गए, बराबर में आ गए। तो यही है इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको सेम दे देना, लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि आपकी फेयरनेस कहां पर आ रही है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस को। तो गाइस सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिए हैं, एंड आई होप कि आपको अभी तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतनी चीजें आप कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी। सबसे पहले आता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। किस क्या करता है भाई, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, यह कथन क्या बताता है लैंगिकता के बारे में। सो गाइज मैं आपसे ये ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, सो दैट कि थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा और सेशन बहुत लंबा ना हो, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूंगी आप लोगों से। ठीक है, आप पूरा जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण कौन कर रहा है, सोसाइटी कर रहा है। तो ये क्या है, लैंगिकता एक कैसा है, सामाजिक अंतरण है। कैसा अंतरण है, हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमने डिस्कस किया था शुरू में ही कि जब आपकी लैंगिकता का निर्धारण, आपकी भूमिका, सोशल रोल का निर्धारण सोसाइटी करती है, तो उसे हम जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 कहता है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत या जेंडर प्रासंगिकता। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि खिलौने हैं, पहनने की वस्तुएं हैं, कोई सामग्री है, आपका ऑक्यूपेशन है, कलर है, इन सबको लिंग के साथ जब आप इसको रिलेट करते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है, हर चीज को आपने लिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किस चीज का उदाहरण है? मतलब एक टीचर लड़कियों से ज्यादा लड़कों पर ध्यान दे रहा है, तो क्या है ये? जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान है, जेंडर संबंधता है, जेंडर समरूपता है? तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा जेंडर बायसनेस है, वो जेंडर स्टीरियोटाइप हो सकता है, जेंडर बायसनेस हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, एक लिंग के प्रति ज्यादा झुकाव है उसका, इसीलिए इसको पक्षपात कहा गया। ठीक है, आइडेंटिटी हमने डिस्कस कर लिया, जो हमें समाज बताता है। संबंधता का मतलब, रेलिवेंस का मतलब है कि उसका कितना महत्व है, प्रासंगिकता कितनी है। तो ये सब चीजें इतना आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, बच्चों में लिंग रूढ़िवादिता एवं लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? मतलब लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे जेंडर पृथक की बात हो रही है कि आपने अलग अलग जेंडर के प्रति उनको बैठने के लिए कहेंगे, आप जेंडर के अकॉर्डिंग पृथक खेल समूह बना देंगे, तो यहाँ पे तो आपकी रूढ़िवादिता तो कम होगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, नो। हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, कि आप उस पर एक डिस्कशन करेंगे, एक परिचर्चा करेंगे जेंडर पक्षपात के बारे में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 कहता है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो इसका सही विवेचन क्या है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिक्षक जो है लड़कियों से ज्यादा लड़कों से अधिक वहां पे कनेक्ट है, टीचर ज्यादा उनके बारे में उनसे इंटरेक्शन करता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शिक्षण में क्या हो रहा है भाई, लिंग पक्षपात हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायसनेस इन टीचिंग में जेंडर बायसनेस को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो चैलेंज करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को? पहला है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिला जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, या महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो यहाँ पे चुनौती क्या दे रहा है? चुनौती देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे रहा है। कहने का मतलब है कि जेंडर स्टीरियोटाइप में अक्सर लोग ये मानते हैं कि जो महिला है वो अच्छी वाहन चालक नहीं होती, जैसे कि हमने अभी सेशन में डिस्कस किया था, लेकिन ये गलत है। तो ये क्या कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है कि महिला क्या है, जिम्मेवार वाहक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसमें से जो आपको सही लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि लिंग विशेषताओं में प्राकृतिक अंतर है, पुरुष या महिला होना एक जैविक विशेषता है, लिंग गुण एक समाज से दूसरे समाज में बदलते हैं, या सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प आपको बताना है। तो ये सारे ही विकल्प क्या है गाइस, बिल्कुल सही है। लिंग भूमिकाओं में प्राकृतिक अंतर है, बिल्कुल है। हम बायोलॉजिकली डिफरेंट है हमारे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में। एंड जो पुरुष और महिला होना हमारी एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है कि आप एक मेल है या फीमेल है। एंड जेंडर एट्रीब्यूट्स हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सारे विकल्प हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यह जो है कथन क्या है? यह कथन सही है, यह कथन सही हो सकता है, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों से ये सही है। तो गाइस यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पुरुषों को ज्यादा बुद्धिमान माना गया है, तो ये सीधा सीधा जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरुष हमेशा जो है स्त्रियों से बुद्धिमान होते हैं या स्त्रियां पुरुष से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। ये क्या है,
जेंडर बायसनेस को दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक किस चीज को अवॉइड करेगी? तो अच्छी पाठ्यपुस्तक जो है वो जेंडर बायसनेस को अवॉइड करेगी, है ना। क्या करेगी? जेंडर बायसनेस को, लैंगिक पूर्वाग्रह से वो बच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी की चीजें बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। मतलब फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल्स। सोशल रोल्स के अकॉर्डिंग जब आपको बताया जाता है, आपकी भूमिकाओं को बताया जाता है, विशिष्टताओं को बताया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जेंडर रोल कहेंगे, जेंडर रोल स्ट्रेन कहेंगे, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप कहेंगे, या जेंडर रोल डायग्नोसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि जो चीजें हमारी सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो सौंपी गई विशिष्टताएं हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे गाइस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारी जेंडर भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारी समाज ने हमें विशिष्टताएं दी हैं, वो हमारी जेंडर रोल को दिखाता है। ठीक है, जेंडर रोल को हमारा सोसाइटी जो है डिसाइड कर देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण क्या है? मतलब कि फर्स्ट स्टेज बताना है आपको जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी का, जो हमने कोलबर्ग की डिस्कस की थी। तो इसमें क्या होता है? पहला स्टेप, तो पहला जो आपका एक तरह का जो स्तर होता है, वो होता है हमारा जेंडर लेबलिंग, है ना। जब बच्चा एज अ गर्ल, एज अ बॉय अपने आप को समझता है, अपने आप को जानने लगता है, ठीक है, जेंडर अपनी आइडेंटिटी को विकसित करता है, तो यहाँ पे लैंगिक संसूचन हमारा करेक्ट आंसर होगा। वो अपने आप को लेबल करने लगता है एज अ बॉय, एज अ गर्ल। ओके, नेक्स्ट आता है, जेंडर क्या है? जेंडर एक सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, जैविक सत्ता है, या शारीरिक संरचना है? तो जो हमारा लिंग होता है, यानी कि जेंडर की बात हो रही है गाइस, याद रखना इंग्लिश में जेंडर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। अब देखो किस प्रकार के चित्र है एक पाठ्यपुस्तक में। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला है, बल्कि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में जो है वो पुरुष है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये क्या चीज को शो कर रहा है। जेंडर स्थिरता को दिखा रहा है, लिंग सशक्तिकरण को दिखा रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है, या लिंग भूमिका निर्वाह को दिखा रहा है। तो पुस्तक में दिखाया गया है कि जो लड़कियां हैं वो शिक्षिका हैं और जो घर के काम करती हैं, और जो पुरुष हैं वो डॉक्टर हैं, पायलट है। तो ये क्या है? एक सीधी सीधी हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है। ठीक है, तो रूढ़िबद्धता यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आता है कि जेंडर पक्षपात जो है वो किस चीज की ओर संकेत करता है? जेंडर बायसनेस जो है वो किस चीज की ओर सीधा सीधा संकेत करता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला है कि अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो गाइस यहाँ पे क्या है? जेंडर आपका बायसनेस है। तो बायसनेस कब होती है? जब आप सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कियों और लड़कियों से अलग अलग व्यवहार करते हैं। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था कि जब जेंडर स्टीरियोटाइप में आपका जेंडर बायसनेस आ जाता है, जहां पे हम जो बॉय है या गर्ल है या कोई भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग हम एक जेंडर के प्रति हमारा एक तरह से झुकाव हो जाता है समाज में, तो उसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायसनेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न व्यवहार करना किसी के प्रति आपका जेंडर बायसनेस हो सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न आता है कि एक अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह मतलब कि एक टीचर ने सभापति ना लिख करके क्या लिखा? सभाध्यक्ष लिखा। तो यह क्या संकेत करता है कि वह भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, वह लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या वह एक अधिक उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग कर रही है। ठीक है, यह शब्दावली का वो क्या कर रही है? पालन कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा कि
वो सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख रही है, यानी कि लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आता है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा राइट है? सही वाला कथन आपको बताना है जो ट्रू है। तो ट्रू कथन है कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान, लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो गलत है। ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है कि हर लड़की को आप गृह विज्ञान पढ़ाएंगे और लड़कों को विज्ञान पढ़ाएंगे। और लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ट्रू कौन सा बताना है हमें, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, ये एक ऐसा कथन है जो कि स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपको एक जेंडर स्टीरियोटाइप से बचना है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो वहां पे हमारा सही क्या होना चाहिए, सोचे एक बार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा गाइस कि ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखेंगे, यानी हम ऐसे रोल्स में रखेंगे जो नॉन ट्रेडिशनल है, जो स्टीरियोटाइप ना हो, जो पुराने हमारे जो विचार है वो ना हो, जिन्हें हम नॉन ट्रेडिशनल कहेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल्कि ये जो है बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड अगर डी ऑप्शन आप देखें तो ये तीनों ही ऑप्शन में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर बायसनेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इनके साथ हम नहीं जाएंगे, हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे अगर हमें रूढ़िबद्धता से बचना है तो। नेक्स्ट आता है कि कक्षा कक्ष में लिंग विभेद क्या होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम। एक कक्षा कक्ष में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुक्त प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो जो भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लास में करते हैं उससे क्या होता है, डिमिनिश होता है बच्चों का परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आप जेंडर विभेद को बढ़ावा देंगे तो वहां पे यही चीज होगा कि उनकी लर्निंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी हमें क्लासरूम में जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना है, बिल्कुल भी। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अगर लिंग विभेद है तो इससे क्या होगा भाई, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, बच्चों के परफॉर्मेंस में कमी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? एक अच्छा विद्यालय क्या अवॉइड करेगा? तो सीधी सी बात है कि एक अच्छा विद्यालय जेंडर बायसनेस को बिल्कुल नहीं उसको फॉलो करेगा, उसको बिल्कुल जेंडर बायसनेस को अवॉइड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक साथ एक सह शिक्षा कक्षा में जो शिक्षक है वो लड़कों से कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। मतलब एक को एजुकेशन क्लास है जहाँ पे टीचर बॉयज से ये कहता है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स की तरह बिहेव मत करो। ठीक है, आप एक लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी क्या दिखाता है? तो ये सीधी सीधी बात है कि भाई भेदभाव की धारणा को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि ये एक स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर या डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो टीचर अगर ये कहे कि लड़के जैसे रहो, लड़कियों के जैसा मत रहो, उनके जैसा व्यवहार मत करो, तो ये क्या है, एक जेंडर रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है। ओके गाइस, तो ये आज के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखा हमने, इसके साथ साथ सेशन में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया। एंड आई होप कि आपको इस सेशन से काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा चीजों को। एंड अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है, इस सेशन में कोई डाउट आपको रहता है, तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कोई फीडबैक हो तो आप मुझे जरूर दीजिए, कोई भी सजेशन आपको देना है तो दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो काम की लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस ऐसी ही वीडियोस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू।